Greetings and welcome everybody. Welcome to the WTI Talks. आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सर उसामा, जो कि एक मेरे बड़े अच्छे कॉलीग हैं। और लास्ट टाइम की हमारी कन्वर्सेशन के बाद वी केम टू अ कंक्लूजन कि हम लोगों ने एक कंट्रास्टिंग नैरेटिव जनरेट नहीं करना। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से सैलाब की लपेट में, जिसकी वजह से एक नया नैरेटिव जनरेट हो रहा है और दुनिया में बात स्टार्ट हो गई है। वो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और स्पेशली पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ज़्यादा हार्ड हिटिंग एरियाज़ बनते जा रहे हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इस चीज़ की वजह से मुतासिर हो रहे हैं एंड नाउ दे हैव टू कम अप टू अ सोल्यूशन। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वी हैव इनवाइटेड सर उसामा। वेलकम। थैंक यू सो मच। सर, पहले तो काइंडली ये बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो एक हवा बना हुआ है, ये रियल है या नहीं है? उससे पहले आई वुड लाइक अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस को, मेरे लिए भी, सबके लिए थोड़ा क्लाइमेट की बेसिक्स बताइए। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या है ये, थोड़ा सा अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ। क्लाइमेट चेंज एक ऐसे फिनोमेना को कहा जाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह से, मुख्तलिफ डिटर्मिनिंग फैक्टर की वजह से दुनिया का क्लाइमेट जो कि नॉर्मल होना चाहिए था वो चेंज होना शुरू हो गया। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस है जिसके बारे में बहुत सारी रिसर्च भी कंडक्ट की जाती हैं और ये बात भी सुनने को मिलती है कि क्लाइमेट इज़ एवर चेंजिंग। लेकिन नॉर्मली हम 100 to 200 पीरियड्स के दौरान देखे जाने वाले एक स्पेसिफिक एरिया के पूरे पैटर्न को क्लाइमेट कहते हैं और शॉर्ट टर्म पे वेदर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग कि क्या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ क्लाइमेट चेंज का एक एवेन्यू है, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से किसी भी एरिया का, जियोग्राफिकल एंटिटी का क्लाइमेट बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है और उसमें एक किस्म का इरेटिक बिहेवियर दिखने को आ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज हीट टेम्परेचर ज़्यादा भी होने से हो सकता है, कम भी होने से हो सकता है। फॉरेस्ट फायर्स भी इसके अंदर आती हैं, फ्लड्स आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली द चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्लाइमेट दैट आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय नॉर्मल एंड कन्वेंशनल मीन्स, ये क्लाइमेट चेंज में आता है। वेरी वेल सेड। कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इज क्लाइमेट चेंज रियल, जी, तो आजकल तो मैं आई थिंक आई कैन से इट आउट लाउड कि अगर आप कोई बंदा अभी भी बिलीव करता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल तो ही इज़ बीइंग डिल्यूजनल। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि सबसे ज़रूरी उसमें यह है, पहली बात, कि अगर आप नॉर्मली अगर BBC के आप ग्राफ्स देखें, आप और ग्राफ्स देखें, तो एक चार्ट में मैं अक्सर अपने लेक्चर में दिखाता हूँ, पता लगता है कि पिछले कुछ सालों से, बल्कि पिछले 10 या 11 सालों से, हर आने वाला अगला साल पिछले साल से गर्म, हॉटेस्ट ईयर। अगर आप अभी गूगल पे एक्सरसाइज करें, जो देख भी रहे हैं, दे जस्ट टाइप हॉटेस्ट ईयर ऑन अर्थ, तो 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक एवरी प्रीसीडिंग ईयर जो होता है वो कम हो जाता है, अगले आने वाला साल नया रिकॉर्ड सेट कर देता है। True. ये तो एक डायमेंशन इसकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी आप कुछ माह पीछे जाइए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी हो रहा है, वो मैं बताता हूँ। कितने फ्लड्स आए, गार्बेज फ्लड्स तक आए जर्मनी जैसे ममालिक के अंदर। आप फॉरेस्ट फायर्स को देखें, US भरा पड़ा है उसमें। US के अंदर ड्राउट देखें। यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है इस वक्त, राइट नाउ इट इज़ अंडर वेरी सिवियर ड्राउट। 60% ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, 60% ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। और एक यूरोपियन कमीशन की एक वो है रिपोर्ट, उसके मुताबिक अराउंड 47%, जो कि आधा कॉन्टिनेंट ही हो गया, अराउंड 47% ऑफ द होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट विल फेस सेम कंडीशंस सच एज ड्राउट्स। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट आपको हो गया। इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, इटली में इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर रिवर्स ड्राई हो रहे हैं। आपको पता है कि यूरोप के अंदर या किसी भी जगह पे ये जो रिवर्स का सिस्टम होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमी, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो अगर रिवर्स ड्राई हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से, ना सिर्फ इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, लोगों का आना जाना इफेक्ट हो रहा है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। इटली के अंदर फार्मर्स को बिलियंस ऑफ यूरोस का लॉस हुआ है। फ्रांस के अंदर, बिलीव इट और नॉट, पिछले 1-2 वीक पहले अल जजीरा का आर्टिकल है, पीपल कैन चेक इट आउट, वाटर यूजेज पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। एंड वी टॉकिंग अबाउट फ्रांस। ट्रू सही, राइट, मतलब नॉट एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी टॉकिंग अबाउट फ्रांस। लंदन के अंदर, UK के अंदर टेम्परेचर्स हैव रिजन ऑल द वे अप टू 40 डिग्रीज। वहाँ कभी किसी ने पंखा नहीं इस्तेमाल नहीं किया था, अब एयर कंडीशंस लगने की बात हो रही है। ठीक है, तो दीज आर ऑल
मतलब वेरी स्लाइट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर हम खाली इसी पहले क्वेश्चन पे हम कोई 1.5 घंटा लगा सकते हैं। अच्छा, फिर ये क्यों नैरेटिव जनरेट हो रहा है? इंटरनेशनली हम जब देखते हैं तो ये बात आती है कि क्लाइमेट चेंज इज़न्ट रियल। ट्रम्प अपनी रैलीज़ के अंदर भी ये बात कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, ऑल्दो इन माइनॉरिटी। तो ये नैरेटिव क्यों दुनिया में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है? इज़ इट अ साइंटिफिक थिंग? ये बड़ा अच्छा, मतलब ये जो डिबेट एक चल रही है, मैं आपको बताता हूँ क्या डिबेट चल रही है। वो डिबेट ये है कि जो लोग इसको नहीं मानते, जो क्लाइमेट डिनाई करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस को, वो कहते हैं कि क्लाइमेट काफ़ी अरसे से चेंज हो रहा है, जब से दुनिया बनी है चेंज हो रहा है, दिस इज़ नथिंग न्यू। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को सफ़र कर चुके हैं, मुख्तलिफ एजेस आई थी, नाउ वी लिविंग इन द एज ऑफ एंथ्रोपोसीन। और दिस इज़ मतलब हम लोगों को एक लिहाज से उनको जो सपोर्ट मिली है ना अपने नैरेटिव को डिफेंड करने की, वो रिसेंटली होने वाली रिडक्शन है फॉसिल फ्यूल्स की, या जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीन्स ऑफ एनर्जी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, वो अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है। उसकी वजह से आप देखें 2019 और 20 के अंदर 19 में पोलर वॉर्टेक्स आया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, राइट। इसके अलावा इसी तरह यूरोप के अंदर गैस शॉर्टेजेस हैं, लोगों को एक घर को कैसे हीट करना है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है। तो वो कहते हैं कि लुक दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। क्लाइमेट के चेंज को आपने कंसिडर करते हुए अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से नाउ वी फेसिंग दीज थिंग्स, पीपल आर डाइंग, इंडस्ट्रीज आर सफरिंग। अच्छा, अंडर इन्वेस्टमेंट वाली आपने हाँ, अंडर इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली देयर हैज़ बीन अ लिटरल अंडर इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स अभी रिसेंटली। सब्सिडीज बढ़ी हैं लेकिन कुछ अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है। सही। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ उनको जो, अच्छा अब मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो मैंने आपको बताया असल में जो रीज़न है उसकी पूरी जो डिबेट चल रही है ना, इसकी फ्रेमिंग गलत है मेरे नज़दीक। अच्छा, फ्रेमिंग गलत है? फ्रेमिंग गलत है। इसका पूरा जो नैरेटिव बनता है ना, वो नैरेटिव को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है और प्रॉब्लम को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं, ठीक है, जो अंग्रेज़ इस वक्त कहते हैं, जो अंग्रेज़ों को छोड़ें, आप ऑफेंड ना हो जाए। आपको पता है लास्ट शो के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे। वेरी इंटरेस्टिंगली। हाँ, लेकिन मुझे पता है ना, शो के बाद भी आपने मेरे से थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया था। तो मैं, अच्छा, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं या जो वेस्ट है, वो ये कहते हैं कि इंसानों ने क्लाइमेट चेंज कॉज किया, और इसकी वो डेट देते हैं नॉर्मली 1800s में कहा जाता है कि जो कर्व थी ना जीडीपी की, हेल्थ की, सिक्योरिटी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सब ऊपर जाने लगी थी 1800 के अंदर। इसके ऊपर एक किताब भी है, बर्थ ऑफ प्लेंटी, मैं बताता हूँ, विलियम बर्नस्टीन की, बड़ी अच्छी किताब है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त नहीं, 1945 व्हेन द वर्ल्ड वॉर II एंडेड, उसके बाद फिर एक बहुत ही प्रोट्रैक्टेड पीरियड आया ऑफ एन एक्सट्रीम इकोनॉमिक ग्रोथ। यू विल एग्री, मतलब आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि किस तरह जो वॉर टाइम इकोनॉमी थी वो कन्वर्ट होगी नॉर्मल इकोनॉमी में। सारे मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, लैंड कॉस्ट, हर चीज़, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा फेज़ आया। तो जब वो आया उसे कहते हैं द ग्रेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेट एक्सेलरेशन। और ये जब हुआ तो इंसानों ने जो इन्वायरमेंट को था, वो पॉइंट थे जब बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करना शुरू कर दिया इंसानों ने। इसमें कीवर्ड है इंसानों ने। यही अब पाकिस्तान में जो हो रहा है इसको आप कंटेक्चुअलाइज करें, पूरी दुनिया के अंदर 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 10 कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर मोर देन 60-70% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। अच्छा, 10 कंट्रीज, चाइना एंड यूएस 10 को छोड़ दें, चाइना एंड यूएस 2 कंट्रीज आपस में 44% ऑफ ग्लोबल एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दे आर द बिगेस्ट एमिटर्स, 2 कंट्रीज, एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सफरिंग। यस, मतलब मैं फिर कहता हूँ कि इसलिए मैं और सारे लोग जो क्रिटिक करते हैं तो कि इंसानों का लफ्ज़ यूज़ करना तो अनफेयर है ना। सब ह्यूमैनिटी ने कुछ भी नहीं किया। अफ्रीका के अंदर पिछली एक स्टडी आई थी, एक रेफ्रिजरेटर, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक रेफ्रिजरेटर उतनी एनर्जी यूज़ करता है जितनी अफ्रीका में एक एवरेज फैमिली यूज़ करती है। अमेजिंग, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा, मैं कहता हूँ आवर वर्ल्ड इन डाटा एक वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ओपन सोर्स है, उस पर आप जाके खुद क्लिक करें, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ऐसे ममालिक की कंजम्पशन वर्सेस कनाडा, यूएस, फ्रांस इनकी, तो कोई आपको प्रॉपर गैप नज़र आता है एक पूरा, और आपको स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं, यूल नो। तो जब इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, और 1400s के अंदर जब ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, दोज वर द टाइम्स जब वो नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया गया। उसमें सारी कंट्रीज नहीं इन्वॉल्व थी। यू कैन नेम देम लिटरली हैंडफुल ऑफ कंपनीज, कंट्रीज थी, ब्रिटिश, डच, स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगल, उन्होंने इतने वो बनाए। तो ये दोनों मैंने आपको एस्पेक्ट बताए। एक तो क्लाइमेट डिनायलिस्ट जो हैं, उनको क्यों आजकल थोड़ा मिला है, इस वजह से मिला है
क्योंकि नैरेटिव गलत होने की वजह से, प्रॉब्लम को रीडिफाइन सही ना करने की वजह से हम लोगों ने अंडर इन्वेस्टमेंट की। एक मतलब से कहते हैं हेस्टी ट्रांजेक्शन। कोई भी चीज़ आपको पता है जल्दबाजी में तो नहीं सही होती ना, क्योंकि हम पढ़ाते हैं कि हर चीज़ की पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। क्लाइमेट चेंज की भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है और रेपरकशंस भी हैं। रेपरकशंस है। एक एडम टूज राइटर, मैं बार बार उसको बताता हूँ, उसने लिखा था फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल कि अगर आप एकदम से ट्रांजिशन करेंगे तो पता नहीं कितने $40 ट्रिलियन और समथिंग की जो, और $4 ट्रिलियन, एक्सक्यूज़ मी कोई गलत हो सकता है, बट $1 ट्रिलियन के अंदर जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस है वो उन एसेट्स के हैं जो अभी अंडर द ग्राउंड है। मतलब एक्सन मोबिल है ना, एक्सन मोबिल है या ब्रिटिश पेट्रोलियम है, BP, दे आर डिस्कवर्ड, लेकिन देर अंडर द ग्राउंड। तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन इसलिए कि यार इनके पास इतने एसेट है, कोई एक मौजूद है उनके पास। अगर ऐसा हो हिस्ट्री ट्रांजिशन तो दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। कैन यू इमेजिन दैट, बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। एक मिनट, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि अगर हम ये पूरा पेट्रो डॉलर इंडस्ट्री जो है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फॉसिल फ्यूल्स, जी, इसको कुछ रोकने की, कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दबाजी में तो इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाएगा। यस, अच्छा, क्योंकि ये तो वो बला है जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि ऐसे ना, आप खुद बताएं कितने ही नौकरियां, मतलब एक ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये कंपनीज पाकिस्तान की कंट्री से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कितनी ज़्यादा बड़ी तो एक कंपनीज हैं ये, ठीक है। वॉलमार्ट खाली $435 बिलियन उसकी एक साल का रेवेन्यू है। पाकिस्तान की GDP 383 बिलियन है। तो अब 10 US की कंपनीज मिला लें तो पाकिस्तान की क्या कितने ममालिक बीच में आ जाते हैं। तो आप अगर इसको करेंगे तो उनसे रिलेटेड जॉब्स, उन जॉब से रिलेटेड सर्विस इकोनॉमी, वो जॉब के लोग आते हैं, जाते हैं, चीज़ें खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सब कितनी ही पूरी स्ट्रिंग ऑफ थिंग्स जो होती है जो इफेक्ट होती है। और मैस्लोज़ हायरार्की का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप भी होंगे, कि जब तक ये बेसिक फूड, शेल्टर ये नहीं होगा तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज या अर्थ को बचाना है, वो कैसे आ सकता है। ठीक। मैंने आपको ये वो पॉइंट बता दिया डिनायलिस्ट का। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी रीफ्रेमिंग इसलिए गलत है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, अगर आप प्रॉपर नोड्स नहीं निकालेंगे, अगर आप देखें ना नेटवर्क का बनता है इमेज, तो उसमें हम हर नेटवर्क के अंदर हर नोड को इक्वल ले रहे हैं। हर नोड इक्वल नहीं है, कुछ नोड्स हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है कार्बन इनइक्वालिटी 2030, ठीक है। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है एंड स्टूडेंट्स को, स्पेशली CSS एस्पिरेंट्स को या अदरवाइज भी पढ़नी चाहिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक क्लाइमेट के रिलेटेड, क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड स्पेशली। उसमें एक वो चार्ट दिखाते हैं बड़ा अच्छा, उसमें आप पहला कॉलम और लास्ट कॉलम अगर देखें तो पहले में आप डार्क ग्रीन के अंदर पॉपुलेशन है और फिर उसके साथ लाइट ग्रीन के अंदर उसकी एमिशंस है, लास्ट में भी सेम है, ठीक है। तो कोई इतनी अगर आप उसकी करें कि 1% रिचेस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 70 मिलियन लोग बनते हैं बस, दे एमिट 15% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, रिचेस्ट 1%। माय गॉड। अपार्ट फ्रॉम दैट, और कन्वर्सली जो दूसरा एंड है उसमें 3.5 अरब लोग दुनिया के, ठीक है, वो उन 1% से कई कम एमिट कर रहे हैं। 3.5 अरब लोग, 50% पूरेस्ट, ह्यूज पॉपुलेशन। और वो कहते हैं कि अगर ये जो 3.5 अरब लोग हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आएगा और हम आ गए, अगर ये अपनी एमिशंस 200% भी बढ़ा दें अगले आने वाले सालों में 200%, फिर भी वो अपने जो एस्क्राइब्ड कोटाज हैं वो उनको वो इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ये अपने एस्क्राइब कोटा और अगले इतने 100 साल तक भी करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रीच दैट अमाउंट। यस, ये इतनी डिस्क्रिपेंसी है दोनों साइडों में। तो ये डिबेट चल रही है आज की लेसन। अच्छा उसामा, ये तो बड़ी ब्लीक सी बातें होगी और व्यूअर्स भी जो हमारे देख रहे होंगे, आई डोंट नो अबाउट देम बट आई एम स्केयर्ड एट द मोमेंट। और मैं डर गया हूँ कि अगर कुछ कर भी नहीं सकते और चंद एक बड़े जाइंट्स हैं और वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारा पूरा सिस्टम ऑफ अफेयर और क्लाइमेट, तो आजकल कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इस बारे में, कार्बन रिडक्शन के लिए किस तरीके से करना चाहिए। सो पहले तो कुछ के बारे में बताएं हमें और फिर ये बताएं कि आर दे एनी फिजिबल, Is there a way out for the humanity? Very interesting question. इन्हें कहते हैं जी नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजीज, कि जो एमिशंस हो रही हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। इसके पीछे एक बड़ी, आप बल्कि मेरे से बेहतर जानते हैं, कैपिटलिज्म या जो एक हमारा एक ऑब्सेशन है ना विद ग्रोथ, वो इसके पीछे, इसकी आइडियोलॉजी के पीछे उसकी लिंचपिन है, उसकी फाउंडेशन है। ठीक है। एज अ जनरल प्रिंसिपल, आप किसी फिनिट या एक महदूद चीज़ से, फाइनाइट चीज़ से आप इनफिनिट बेनिफिट नहीं ले सकते, ऐसे ही है ना। तो ज़मीन में एक पूरी हमारी लाइफ या ज़मीन की लाइफ, यूनिवर्स की लाइफ इज़ फिनिट,
ठीक है, ट्रू। इवन फ्रॉम अ नॉन रिलीजियस परस्पेक्टिव खुद ही कहते हैं ना कि सूरज के यहाँ ग्रेट फ्रीज हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी एंड ह्यूमंस विल सीज टू एग्जिस्ट। तो जब एक चीज़ महदूद है उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं एक लामहदूद इन्फिनिट किस्म की ग्रोथ लूँ? तो ये ऑब्सेशन ऑफ ग्रोथ है। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन डेवलप कंट्रीज़ में हो रही है, अमीर ममालिक में। वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम लोग ये टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम एमिशंस भी करते रहेंगे और एनवायरनमेंट का बुरा हाल भी नहीं होगा। वो कैसे? एक टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एयर कैप्चर। ठीक है जी, आप किसी भी इंडस्ट्री में लगा देते हैं या शेखुपुरा वगैरह या फैसलाबाद जाते हुए आप लगा दें, जो पॉलिएस्टर की फैक्ट्रीज हैं, कोल प्लांट है ना, उधर लगा देंगे, वो एमिटेड कार्बन को उधर से कैप्चर कर लेगी हवा में से, एटमॉस्फेयर में से। अच्छा, ये कार्बन इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी थी, बिल गेट्स भी स्पॉन्सर थे इनके, कि वो डायरेक्ट एयर कैप्चर के लिए और बड़े जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनके हम लगा देंगे, तो वो कर तो रही है? बिल्कुल कर रही है, वर्किंग। यस, मैं अभी आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से। दूसरी एक है, उसे कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS या CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूजेज एंड स्टोरेज। कैप्चर्ड कार्बन को आप यूज़ भी कर लेते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसके। इस सब में आयरनी क्या है? सबसे पहले तो DAC जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, EOR। जो कैप्चर्ड कार्बन है उसी को दोबारा पाइपलाइंस के अंदर डाला जाता है, वो वेल्स में डाला जाता है, ऑयल वेल्स में, और उससे और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। तो आयरॉनिकली जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए, अब उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसका दूसरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है उससे, कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएगी। अब आपने बात की थी कि इफेक्टिव है कि नहीं और कार्बन इंजीनियरिंग। जी। CCS सिस्टम जो है बड़े, दे आर इन वोक दीज डेज, वेरी फेमस। CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सिस्टम UK में ऊपर नॉर्थ सी के पास ये सिस्टम्स लग रहे हैं, और स्कॉटलैंड में हो रहा है सब कुछ। अभी दुनिया में 29 से 32 ये सिस्टम्स हैं जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसमें कार्बन एमिशंस हमारी पिछले सालों से ऐसे ऊपर जा रही हैं, स्टीपली। इस वक्त हर साल हम 40 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा। और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें कि कितनी कार्बन कैप्चर हुई है अभी, तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। आई कैन शो द ग्राफ टू यू एज वेल। नहीं, मैं आई वुड रियली वांट कि वो हम इस पॉडकास्ट मैं बिल्कुल इसमें, यस, बट वो एक हमें डायरेक्ट इंक्रीज नजर आ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मतलब कि कार्बन इतनी इंक्रीज हो रही है, और जो कार्बन कैप्चर जो आपने बात कर रहे हैं उसने सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, लिटरली उस ग्राफ के ऊपर है। सो ये तो इट्स अ शैम, इट्स अ डिसमल थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, और दूसरा IEA जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इट्स अ पेरिस बेस्ड एजेंसी। एक IEA है, एक EIA है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो US के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक विंग है, ठीक है। एंड आई वुड इंकरेज स्टूडेंट्स के वो देखें, इसमें से डाटा बहुत अच्छा मिलता है आपको। पाकिस्तान किसी भी कंट्री के मुतालिक, एनर्जी के मुतालिक अगर आपने डाटा लेना है तो दीज टू आर द बेस्ट साइट्स, ठीक है, रिसोर्सेज। अच्छा, EIA ने एक रिपोर्ट निकाली, नेट जीरो 2050। हाँ, नेट जीरो वाला बड़ी फेमस थी, 2 साल पहले आई थी, 2021 में। बस एक्चुअली कि हर तरफ बात शुरू हुई थी नेट जीरो की, बिल्कुल ऐसे ही, डिबेट भी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर हमने ये रोकना है, अर्थ का टेम्परेचर अब 1.5 को बाय द वे हम नहीं अचीव कर सकते, अब 1.75 या 2 डिग्रीज की बात हो रही है। अगर हमने रोकना है तो हम लोगों को स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ दैट रिपोर्ट विच वाज इन 2021, हम लोगों को जीरो इन्वेस्टमेंट इन कोल चाहिए। जीरो। हाउ डू यू रिकंसाइल विद दैट फैक्ट? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि इसको हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाएगा, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी इन शैम्बल्स। यस। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि इसको जीरो करना पड़ेगा। यस, ऐसा। और दूसरी चीज़ ये है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद भी कितने नए कोल प्लांट्स की डेवलपमेंट हुई है, और आयरॉनिकली, फनीली एंड सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली, इस वक्त आपको पता है यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसमें जर्मनी ने दोबारा रीस्टार्ट कर लिए कोल प्लांट्स। अच्छा, कोल प्लांट से वो जो बंद वर्ड न्यूक्लियर था वो खत्म हो गया, वो कोल पे दोबारा आ गया। न्यूक्लियर नहीं पूरा कर पा रहा यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। बिल्कुल। तो दिस इज़ वेरी आयरॉनिक कि आपने 2021 में कहा था कि ये होगा, लेकिन अब उसके ऑपोजिट आप देखें तो रियलिटी डिफरेंट है बहुत। ठीक है। अच्छा उसामा, इतनी डिप्रेसिव टॉक के बाद, एंड इट इज़ एक्चुअली डिप्रेसिंग ऑन अ सीरियस लेवल, तो वेयर आर वी हेडिंग? और अब मैं इस पूरी क्वेश्चन के अंदर पाकिस्तान को ऐड करना चाहता हूँ, सिंस वी आर द कंट्री जो कि टॉप 10 कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज से हिट हो रहा है। अभी रिसेंट फ्लड्स को भी लोग डायरेक्टली रिलेट करें क्लाइमेट चेंज के साथ। और अब ये जो सारी हमने गुफ्तगू की, इसके बाद
I'm getting the opinion कि there is no way out for Pakistan. Is it the case? आई डोंट वांट टू साउंड ब्लीक एक्चुअली, मुझे अब मुझे भी एहसास हुआ है कि जो आप बता रहे हैं काफ़ी ब्लीक बातें हैं, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी. कहते हैं ना, इग्नोरिंग द फैक्ट्स डज नॉट चेंज देम. तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इसका एक ज़रूर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, सिल्वर लाइनिंग, कि जब आपको पता है कि यू आर हेडेड टुवर्ड्स अ डिजास्टर, इट मीन्स कि यू नीड टू रैम्प अप योर एफर्ट्स. अपनी एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को, मिटिगेशन की, एडेप्टेशन की, प्रिपेयर्डनेस की, उन चीज़ों को बढ़ाएं. बहरहाल, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये आपने पूछा कि मेरे से पाकिस्तान का कहाँ, पाकिस्तान की जो ग्लोबल एमिशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो कहीं वो जो 3.5 अरब लोगों का मैंने आपको बताया ना, उसमें आती है. एंड नॉट सरप्राइजिंगली वर्ल्ड ऑफ मीटर्स या वर्ल्ड ऑफ मीटर्स वेबसाइट है जिस पर आप जाके देख भी सकते हैं पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के ममालिक की. 0.49% पाकिस्तान, 0.49%, 1% भी नहीं है. We are not emitting not even 1% of the global emissions. जितनी दुनिया में emit होती हैं उसमें से 0.49% हमारा है. तो फिर ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान is facing the most highest amount of crisis. बिल्कुल. अब मैं आपको emit नहीं कर रहे. बिल्कुल ऐसा है. इसकी डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट करने के लिए एक ऑथर है जेसन हेकल. उनकी बुक है द डिवाइड, a very important book. Everyone should read it actually to understand the relationship between the poor countries and the rich countries और ये systems और सब. उसके अंदर वो बताते हैं कि 2017 में बुक पब्लिश हुई थी, तो ये तब तक के फिगर्स हैं. 5 out of the 588 billion tons of carbon emitted, 588 billion tons, 80% जो थी वो डेवलप्ड कंट्रीज से आई थी. वो जो एमिशन है ना उसमें से डेवलप्ड कंट्रीज ने की. ठीक है. बट उन एमिशंस के होने की वजह से जो 70% जो डेथ्स थी वो लोएस्ट एमिटिंग कंट्रीज में हुई थी. एंड देयर आयरॉनिकली द लो डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब लोएस्ट एमिटिंग कंट्रीज वो थी जो डेवलप भी नहीं थी. रिपीट करें, मतलब कि 588 बिलियन वो टन्स कार्बन एमिट हुई, 70% की 80% वो किसने की, डेवलप कंट्रीज ने. डेवलप्ड कंट्रीज. उस कार्बन जो एमिट हुई उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस थे, जिसकी वजह से अमवात हुई, डेथ्स, वो 70% लोएस्ट एमिटिंग कंट्रीज में थी. और हम भी फेस कर रहे हैं वो उनमें से हम एक हैं. ठीक है. ये क्लाइमेट जस्टिस की डायमेंशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान पिछले 10 से 11 सालों में हमने 20 से 25 अरब डॉलर खाली क्लाइमेट डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ है. लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट थी अल जजीरा में आई थी कि दीज डिजास्टर्स आर नेचुरल, ओके, बट ये मैन मेड हैं. किस तरह? क्योंकि ये मैन मेड एमिशंस की वजह से आ रहे हैं. एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जिसे कहते हैं. ठीक है, उसकी वजह से आ रहे हैं. पाकिस्तान अभी रिसेंटली लॉस, आपको तो पता होगा, इट्स अबाउट 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का जो लॉस हुआ है, डैमेजेस हमारे. वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट्स हमारे जो सारे ही ग्लेशियर्स है, दे आर अबाउट टू मेल्ट इन द कमिंग फ्यू ईयर्स. पानी जो खड़ा है वो पता नहीं कहते हैं अगले 5-6 महीने नहीं जाएगा. इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस दोबारा आ जाएंगी, आ चुकी हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी हो भी रहा है, आई एम नॉट जस्ट बीइंग ब्लीक, इट इज़ हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली, फूड इनसिक्योरिटी. फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. IMF ने रिसेंटली कहा है कि इस बढ़ती हुई फूड इनसिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर हाइटेंड रिस्क ऑफ प्रोटेस्ट है. हाँ, और पूरी सिविल अनरेस्ट, सोशल एक्टिविज्म, लेबर एक्टिविज्म, सोशल अनरेस्ट. उनको अपनी सर्विस डिलीवरी सही तरीके से नहीं मिलेगी तो दे विल हैव टू आएंगे और आगे बोलेंगे. और लेकिन अब मुझे ये आपकी बात सुनने के बाद एहसास हो रहा है कि अगर वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं या स्टेटस को के खिलाफ कर रहे हैं, इट्स यूजलेस. बिल्कुल ऐसे ही. Because the culprit is someone else. Thank you for saying that. तभी मैं बात करता हूँ नैरेटिव की. हमने पिछले कुछ दिन पहले एक सेमिनार भी किया था एकेडमी के अंदर ही, हमारे कैंपस में, इसी चीज़ पे था, डिजास्टर मैनेजमेंट. उसमें भी नैरेटिव की बात थी. जब कोई चीज़ आपकी टीवी या आपके कोर्सेज या आपकी बातों का नैरेटिव ही नहीं होगा, जब आप पॉलिटिक्स से निकलेंगे ही नहीं, तो फिर आप किस तरह उस पर काम कर सकते हैं. अभी मैं एक चीज़ देख रहा था, उसमें पता नहीं सही है गलत, कि 44% to 50% जो कंटेंट होता है हमारे एक न्यूज़पेपर का, दैट इज ऑन पॉलिटिक्स. True. 0.1% सिर्फ टेक्नोलॉजी पे है. True. So to answer your question, sorry, Pakistan is headed towards not only Pakistan actually, और हम developing countries पे बात करते हैं, I believe सारी developing countries are heading towards some serious sort of compound, मैं से कहता हूँ compounded climate crisis. ठीक है. Compounded crisis है ना, health भी है, food भी है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डोमेन भी है, इसकी वजह से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डोमेन भी है. ठीक है. अब पाकिस्तान ने जितनी फंडिंग मांगी है उसमें से जितनी आई है अभी, दैट इज ओनली 1% ऑफ व्हाट इज टोटल रिक्वायर्ड. जो टोटल रिक्वायरमेंट UN की रिपोर्ट थी, ठीक है, कि पिछले 20 सालों के अंदर जो क्लाइमेट रिलेटेड फंडिंग की रिक्वेस्ट है ना, वो 200% बढ़ी हैं. अच्छा.
ठीक है, ये और requests हैं। ये रिक्वेस्ट है उनमें से, लेकिन रिचर कंट्रीज ने, अमीर ममालिक ने सिर्फ 50% पूरी की हैं। अच्छा, ये तो अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे लो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या ग्लोबल साउथ जो है, ये कुछ क्या डिमांड कर सकता है, क्या टेंजिबल स्टेप्स ले सकता है, यूएन को इन्वॉल्व कर सकता है? लाइक वी आर इन अ वेरी टफ स्पॉट। बिल्कुल इससे निकलने के लिए हम क्या चीज़ मांग सकते हैं जो कुछ शायद बेहतरी की तरफ लेके आ सके? मतलब कैटेगोरिकल आप कोई सॉल्यूशंस की बात करें ना, अब हम इतनी बता के प्रॉब्लम्स एंड वी आल्सो नीड टू हाईलाइट द सॉल्यूशंस need to highlight the बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि नैरेटिव चेंज करें। नैरेटिव चेंज करने के लिए हमें एक डेवलपिंग कंट्रीज को दे नीड टू लॉबी टुगेदर। ठीक है ना, उनको एक लॉबी बना के एक लॉबी करना पड़ेगा यूएन के ऊपर। ये COP26 होती है उसके ऊपर। ज़ाहिर हम वो नहीं करते क्योंकि हमारे अपने ही इतने मसले और मसाइल और आपस में टसल्स, जैसे इंटरनल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर साइकिल भी कहते हैं, वो ही नहीं ख़त्म होती। बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सबसे पहले तो लॉबी करें, नैरेटिव चेंज करें। हेल्ड दोज वो 70 मिलियन जो लोग हैं उनको पॉइंट आउट करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है ना। दुनिया में 4 कंपनीज हैं जो 90% दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। दुनिया में गार्डियन की रिपोर्ट है 100 कंपनीज जो हैं ऑयल एंड गैस से, वो 71% एमिशंस कॉज करती हैं। ये कितना मुश्किल है। तो बजाय इसके आप कहें कि पाकिस्तान को ही करें या मुल्कों पे, या वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने बताया था, आपसे बात हो रही थी, जी अब ब्लेम करें सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर आप उन नोड्स को पकड़ें जो नोड्स हैं, ठीक है, उस पर बात करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, उनको चाहिए कि अपनी जो कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, उस पर थोड़ी ब्रेक लगाएं। इसके लिए आइडिया है डी ग्रोथ का, वो ये जेसन हैकल नहीं दिया। जी तो ये एक और आर्ग्यूमेंट है इसका, एज अ सोल्यूशन डी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें। अब डी ग्रोथ सुनते ही लोग कह देते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, कि शायद ग्रोथ रोकने की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है। उसकी एक अपनी, उसका मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि हर साल ही आईफोन का एक नया आप निकालेंगे वेरिएंट। ज़रूरी नहीं कि साल के अंदर 5 दफ़ा आपने न्यू ब्रांडिंग क्लोथिंग लाइंस निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कपड़े हर साल इतने लेने हैं। मतलब थोड़ा, जैसे म्याना रवि उर्दू में कहते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक टेंडेंसी से पीछे हटना चाहिए। मतलब आइडिया, इसलिए मैं कहता हूँ इसकी 2 डोमेन्स हैं। एक तो प्रैक्टिकल डोमेन है ना कि ये चीज़ें करें, एक आइडियोलॉजिकल डोमेन भी है। इसके लिए नज़रियाती चेंज भी चाहिए ना, कि पहले आप माने कि यार इस कंजम्पशन के अलावा, मोबाइल्स के अलावा भी ज़िंदगी है। यू रिट्रीट बैक, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, गो आउट, गार्डनिंग करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बातें बड़ी क्लिशेड हैं, लेकिन असल में सोल्यूशन का पार्ट है ये पार्ट है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्लाइमेट डेट। और वो क्लाइमेट डेट आपको मैंने बताया कितना 50% सिर्फ ऑनर हो रहा है। क्लाइमेट डेट खाली ये नहीं कि कुछ $1 मिलियन दे दें, नॉलेज बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग, नॉलेज ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लोग आए, हमारे रिन्यूएबल सिस्टम्स हमें लगा के दें। हमारे से तो अपनी बिजली नहीं पूरी होती, कितना शॉर्टफॉल है। तो हम पहले, आप कह रहे हैं कि वो विंड फार्म्स लगाएं, और वो जियोलॉजी और टोपोग्राफी बिल्कुल हमारी उसके लिए कंड्यूसिव है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। सही है। टेक्नोलॉजी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए वी नीड मनी। और पाकिस्तान या सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे मेन इशू क्या है? फाइनेंसिंग। तो दे शुड डू फाइनेंसिंग ऑफ इट। तो ये 3 आई थिंक पैरामीटर्स है, अगर इनके ऊपर कैटेगोरिकली इम्प्लीमेंटेशन हो तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज तो यू आर सीइंग, अनफॉर्चुनेटली अभी जो हो रहा है, वी आर फेसिंग द म्यूजिक ऑफ व्हाट, ऑफ द एमिशंस दैट आर नॉट आवर ओन। अच्छा, एक आउटलायर है इसके अंदर, एंड दैट इज चाइना। बिल्कुल। तो चाइना अपने आप को यूएन फोरम पे, मॉन्ट्रियल पे ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं एक डेवलपिंग कंट्री हूँ, और जब हम उसका एमिशन पोर्टफोलियो देखते हैं तो इट्स द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर। तो ये इस बात से रेकनसाइल कैसे करते हैं कि चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर, और साथ ही साथ वो ये कह रहा है मैं लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता हूँ, सो आई नीड दैट फिजिकल स्पेस, या मुझे वो स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। तो यहाँ से एक डाइकोटोमी नज़र नहीं आती आपको चाइना की? चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर, बट अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे, चाइना हैज़ आल्सो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, राइट? इट इज़ इन अ वे नेचुरल कि अच्छा उसकी लार्जेस्ट एमिशंस भी होंगी, लोग ही ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे पर कैपिटा बेसिस पे यूएस, अभी भी यूएस ही लार्जेस्ट एमिटर है। एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी किसकी ज़्यादा है? यूएस की। लाइफस्टाइल किसका, लोगों का ज़्यादा अच्छा होगा? ज़्यादा लोगों का यूएस का, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। चलें, अच्छी बात है, आपको एक अच्छा पॉइंट मिला है। लेकिन तो पर कैपिटा बेसिस के ऊपर फिर भी यूएस की ज़्यादा है। सेकंड, मैं आपको बताऊं, चाइना इज़ द लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। पिछले 3 साल से वो लीड कर रहा है।
दुनिया की आपको पता है 90 to 90% सोलर सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? चाइना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 80% 85% सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? चाइना। विंड, उसमें मोनोपोली भी बनाना चाह रहा है वो। विंड से व्हाटएवर यू कॉल इट, विंड से क्रिएट होने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा, एंड सोलर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज इन चाइना। ठीक है। तो चाइना अगर एक साइड पे, और चाइना ने नेट जीरो 2060 टारगेट भी दिए कि 2060 तक हम इसको वीन ऑफ कर देंगे अपने आप को इन चीज़ों से। हाँ, तो वेस्ट में भी अगर आप बात करें, उन्होंने भी ये प्रोमिसेस So you think it is justified कि चाइना जो रिलैक्सेशन मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो इतनी नुकसानदेह नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो वो जो नैरेटिव स्पेशली हमें वेस्टर्न डोमिनेटेड स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से नज़र आता है कि चाइना भी इतना बड़ा एमिटर है और वो अपने ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं करना चाहता जो वो वेस्टर्न कंट्री से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो देयर इज़ नो बेसिस फॉर दैट। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाइना से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो इतनी लेवरेज लें जिस तरह पाकिस्तान या और डेवलपिंग कंट्रीज को लेनी चाहिए। ट्रू, दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फेयर। ठीक है। चलें उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली तो बात ये कि इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि हम इतनी डिप्रेसिंग बातें करेंगे बट मेरे व्यूअर्स के लिए भी यही हमारी होगी कि वी नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिकली डिपेंडेंस। सो मुझे आपकी बात पसंद आई थी कि हमें अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। हमें नहीं, डेवलप कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज को डेफिनेटली, और उसके बाद कोई टैंजिबल चेंज आ सकती है। सो एनीथिंग एक्सपेक्टिंग, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म और साथ साथ सोशल प्रोग्रेटिव्स भी चेंज करने, बिल्कुल, कि सोशली वी हैव टू चेंज आवर थिंग। वेरी वेल सर। Thank you very much, Osama. It was a very enlightening discussion from you. And this is SN Tariq from World Time Institute.